हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का यानी 28 सितंबर का सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स का हिंदी में एनालिसिस विथ रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको आंसर करने हैं कुछ क्विज के क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो लास्ट तक इस सेशन में बने रहिए, आपको आंसर मिल जाएंगे इन सारे क्वेश्चंस के भी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नारगोनो काराबाग क्षेत्र के लिए कौन से देश लड़ रहे हैं? नारगोनो काराबाग क्षेत्र की बात की जा रही है, जैसा कि मैप में दिखाया गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये जो रेड वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड नारगोनो काराबाग क्षेत्र। आर्मेनिया और अजरबैजान, ये आंसर होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कॉल्ड नारगोनो काराबाग क्षेत्र। हुआ क्या है, क्या स्टोरी है इसके पीछे, वो बात कर लेते हैं। 1991 से पहले जो ये दो देश थे, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये सोवियत संघ का ही पार्ट थे। कब? 1991 से पहले। बट 1991 में सोवियत संघ तो हट गया, तो सोवियत संघ के साथ ही ये सब कंट्रीज अलग अलग हो गई, आर्मेनिया और अजरबैजान। इनके बीच का ये जो क्षेत्र है, नारगोनो काराबाग, तब से लेकर ये डिस्प्यूट चल रहा है। बेसिकली अजरबैजान जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, यानी यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और आर्मेनिया में ईसाई आबादी ज्यादा है। और जो क्षेत्र है नारगोनो काराबाग, यहाँ पे ऑलमोस्ट आर्मेनिया के लोग ही है, ईसाई लोग ही है, लेकिन इस पे कब्जा किसका है? अजरबैजान का कब्जा है। और आर्मेनिया यानी नारगोनो काराबाग क्षेत्र चाहता है कि वो किस में इंक्लूड हो जाए? आर्मेनिया में ही इंक्लूड हो जाए। ईसाई धर्म के लोग हैं यहाँ पे भी। 10 नवंबर 2022 को अजरबैजान, आर्मेनिया और रूस के बीच एक त्रिपक्षीय युद्ध विराम समझौता हुआ, जिसमें लड़ाई नहीं होगी और इस हिस्से पर दोनों का बराबर हिस्सेदारी रहेगी। लेकिन फिर से 19 सितंबर 23 को अजरबैजान ने जो 2022 का युद्ध विराम शर्त हुई थी, उसका उल्लंघन करते हुए नारगोनो काराबाग पर बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू कर दिया, और इस कारण ये रीजन फिर से डिस्प्यूट में बन गया है। इससे पहले भी 1994 में संघर्ष हुआ था, जिसमें रूस की मध्यस्थता के कारण ये संघर्ष विराम हुआ था। अब फिर से 2023 में इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट छिड़ गया है फॉर द रीजन नारगोनो काराबाग। अब यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान की बात हो रही है, तो आबादी तो हमने देख ही ली, बाकी आप कैपिटल सिटीज ध्यान रख लीजिए। अजरबैजान की जो कैपिटल सिटी है वो बाकू है, और आर्मेनिया की जो कैपिटल सिटी है वो येरेवन सिटी है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, महिला आरक्षण विधेयक जो राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करेगा? महिला आरक्षण विधेयक की बात की जा रही है। राज्यसभा ने इसको पारित करा है। लोकसभा के बाद महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें, तो टोटल 33% सीटें आवंटित की गई है महिलाओं के लिए। संरक्षण है। यहाँ पे मैंने इमेज लिया है, किनका इमेज है ये? अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब से ये प्रयास किए जा रहे हैं महिला आरक्षण विधेयक, यानी महिला आरक्षण विधेयक को 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रस्तुत किया था, और तब से जाकर अब तक टोटल 13 साल बाद ये जो बिल है ये राज्यसभा में पारित किया गया। 2023 में मोदी सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पारित किया था, प्रस्तुत किया था, और 1996 के बाद 13 सालों के बाद जाकर राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया है, जिसमें 33% सीट रिजर्व्ड रहेगी महिलाओं के लिए। जो संशोधन है ये संविधान संशोधन 128वां संविधान संशोधन होगा, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक के हालिया पूर्वानुमान के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का दृष्टिकोण क्या है?
सो एडीबी की बात की जा रही है, यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। सो भारत की जीडीपी की वृद्धि का दृष्टिकोण क्या है? सो 6.3% कर दी गई है। जो जीडीपी वृद्धि है एडीपी ने, वो 6.4 से घटाकर 6.3% कर दी है 23-24 फिस्कल ईयर के लिए। इसका जो रीजन बताया जा रहा है वो निर्यात में मंदी को बताया जा रहा है, और अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न, यानी जो इरेगुलर वर्षा पैटर्न रहा है और मंदी, इस कारण, ये दो रीजन के कारण जो रेट है वो 6.4 से 6.3% कर दी गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और 24-25 फिस्कल ईयर के लिए जो इनका अनुमान है वो 6.7 पर बरकरार रहा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते। देखिए, एडीबी इसका एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म हो गया। फॉर्मेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में आया था। हेडक्वार्टर आपको इसका मिलेगा फिलीपींस में मिलेगा, और जो प्रेसिडेंट है वो है मासासुको आसकावा। ये नाम इंपॉर्टेंट है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में किस देश में वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है? सो ये हिस्सा चल रहा है भारत का किसके साथ? कनाडा के साथ चल रहा है। सो कनाडा की पीएम जस्टिस ट्रूडो ने भारत पे आरोप लगाए। किसके आरोप लगाए? जो खालिस्तानी आतंकी थे हरदीप सिंह निज्जर, उनकी हत्या के आरोप लगाए गए हैं भारत पर बाय दी कनाडा पीएम जस्टिस ट्रूडो। सो जो हरदीप सिंह निज्जर है ये आतंकी है, खालिस्तान ग्रुप से रिलेटेड है, और इन्हीं आरोपों को खारिज किया है भारत ने। और इसी के विरोध में भारत ने क्या किया है? जो कनाडा में वीजा सेवाएं हैं भारत में आने के लिए, उनको अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है। और इसके लिए जो इंफॉर्मेशन है ये किसने प्रोवाइड कराई है? बीएलएस इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर, जो कि कनाडा में है। सो बीएलएस इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने वीजा निलंबित की सूचना दी है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर विंडरजी इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन का मेजबान है? सो विंडरजी इंडिया 23 की बात की जा रही है, किसने इसको मेजबान किया है? होस्ट कंट्री कौन रही है? सो आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु ने इसको होस्ट किया है। फिफ्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और सम्मेलन है ये। और ये जो सम्मेलन है ये बेसिकली भारत और डैनिश ऊर्जा साझेदारी की सफलता के लिए है। भारत डैनिश ऊर्जा साझेदारी की सफलता के लिए इसको आयोजित किया गया। और किसने इसको अरेंज करा है? सो इसको अरेंज करा है IWTMA, यानी इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, और पीडीए वेंचर्स लिमिटेड ने मिलकर इसको डेवलप करा है, विंडरजी इंडिया शिखर 2023 को। और इसी के साथ अगर हाल ही फिलहाल के सम्मेलन की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? सो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन ये हाल ही में संपन्न हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य की बात थी यहाँ पे। सो तमिलनाडु की पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु बिफोर मद्रास के नाम से था। फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को फॉर्मेशन हुआ है इसका। 1956, कैपिटल चेन्नई है। सो यहाँ पे राज्यसभा की 18 सीट है और लोकसभा की 39 सीट है। इससे पहले मैंने आपको आसाम का बताया था। आसाम में 7 तो राज्यसभा की और लोकसभा की 14 है। और गुजरात में राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की टोटल 26 सीट्स का वितरण है। और तमिलनाडु की आज हमने बात कर ली है, 18 राज्य में है और लोकसभा में 39 है। गवर्नर RN रवि है और सीएम कौन है? MK स्टालिन। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? सो इंदिरा गांधी सरकार ने ये वर्ड जोड़े थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, भारत की संविधान की प्रस्तावना में। और कब? 1976 के तहत। और कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। सो 42वें संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी सरकार ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा। न्यूज में ये इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में लोकसभा में जो संविधान की प्रतियां बांटी गई थी उसमें ये दो वर्ड समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष
ये छपे हुए नहीं थे, इस कारण ये न्यूज में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2023 तक यूरोपीय संघ ब्लॉक में कितने देश मौजूद है। सो यूरोपियन यूनियन की बात की जा रही है। सो 2023 यानी आज तक यूरोपियन यूनियन में कितने देश मौजूद है। सो आंसर होगा 27। तो टोटल यूरोपियन यूनियन में 27 है। सो 2020 से पहले यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 कंट्रीज थी, जिसमें से एक हो गया एग्जिट। एक एग्जिट कौन हो गया? ब्रिटेन हो गया एग्जिट, और इसी घटना को नाम दिया गया ब्रेग्जिट। सो ब्रेग्जिट का मतलब 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन आउट हो गया था यूरोपियन यूनियन से। सो -1 हो गया, तो अब कितने राष्ट्र बच गए? 27। सो यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज है। अब यूरोपियन यूनियन की बात होती है तो ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम ध्यान रखना है, यूरोपियन यूनियन और दूसरा है नाटो। दोनों में कॉमन थिंग ये है कि दोनों का जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही मिलेगा। ब्रुसेल्स बेल्जियम में दोनों को हेडक्वार्टर है। नाटो में टोटल अभी जो टोटल कंट्रीज है वो 31 स्टेट है। अभी आपने न्यूज में देखा होगा जो 31 है वो कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड ने ज्वाइन किया नाटो। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विश्व चिकित्सा शिक्षा महासंघ WFMA रिकॉग्नाइजेशन स्टेटस जो समाचारों में देखा गया किससे संबंधित है। सो WFME यानी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, जो कि हेल्थ फील्ड डेवलपमेंट पर फोकस करता है, एक ग्लोबल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इसने हाल ही में इंडिया का जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसको 10 साल के लिए मान्यता प्रदान करी है। सो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, और फॉर टोटल 10 इयर्स के लिए मान्यता दी है किसको? NMC को, यानी नेशनल मेडिकल कमीशन को। सो इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटी को बनाने के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होगा भविष्य में भारतीय विद्यार्थियों के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन की। NMC इसका एब्रिविएशन है। 25 सितंबर 2022 की ही बॉडी है ये। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जो चेयरपर्सन है वो सुरेश चंद्र शर्मा है। तो चेयरपर्सन का नाम रखना NMC रही न्यूज में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है खबरों में नजर आए मोहम्मद सिराज कौन सा खेल खेलते हैं। सो मोहम्मद सिराज ये तो अभी छाए हुए हैं, सबको इनका बारे में पता होगा, एशिया कप। सो ये रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। मोहम्मद सिराज न्यूज में इसलिए रहे क्योंकि हाल ही में जो एशिया कप हुआ है उसको भारत ने जीता कितनी बार? यानी 8वीं बार भारत ने एशिया कप जीता है, और जो 8वीं बार है वो 2023 में। और इसका जो बेसिकली क्रेडिट है वो मोहम्मद सिराज को दिया जा रहा है। और इसी के साथ जो मोहम्मद सिराज है वो नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन चुके हैं। उनकी रैंकिंग नंबर 1 पे आ चुकी है वनडे गेंदबाज। और जो सबसे शानदार प्रदर्शन रहा इनका वो था 21 रन पर 6 विकेट। ये इस मैच का सबसे शानदार मुकाबला रहा। अब यहाँ पे बात हो रही है एशिया कप की। सो एशिया कप को भारत ने जीता है 8 बार। अब इसके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1984 में UAE में खेला गया था एशिया कप, और 1984 में भी भारत ने ही इसको जीता था। इसके अलावा 1988 में भारत ने एशिया कप जीता, 1990 में जीता, 1995 में भी जीता, उसके बाद 2010 में जीता, 2016 में जीता, 2018 में और 2023 में हाल ही में। इस तरीके से टोटल 8 बार एशिया कप का विनर रह चुका है भारत, और 1984 से ही शुभारंभ होता है एशिया कप का। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट है एशियाई खेल उद्घाटन समारोह 23 में भारतीय दल का नेतृत्व किस महिला खिलाड़ी ने किया। सो एशिया खेल की बात की जा रही है जो कि चीन में आयोजित किए जा रहे हैं। सो भारतीय दल का नेतृत्व किस महिला खिलाड़ी ने किया? आंसर होगा लवलीना बोरगोहेन ने किया। मुक्केबाज की प्लेयर है ये। और इसी के साथ पुरुषों में क्या था? हरमनप्रीत सिंह ने, जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है।
सो एशियन गेम्स की बात की जा रही है, कहाँ पर खेले जा रहे हैं ये? चाइना में खेले जा रहे हैं, चाइना के हांगजू में। 23। भारत से टोटल कितने लोग गए हैं? सो टोटल 655 एथलीट गए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा दल है भारत की तरफ से एशियाई खेल में। और इससे पहले ही, एशियाई खेल से पहले ही, चीन के जो प्रधानमंत्री है शी जिनपिंग, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग करी, किसके साथ? सर्बिया के साथ करी है, और वहां के प्लेयर्स को शुभकामनाएं दी है फॉर द एशिया कप। सो 23 यानी एशियाई कप स्टार्ट होने से पहले चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने सर्बिया से राजनीतिक मुलाकात की है। इसी के साथ आपको एक प्लेयर का नाम ध्यान रखना है, अंतिम पंघाल। ये भी न्यूज में रहे। अंतिम पंघाल क्यों न्यूज में रहे? क्योंकि इन्होंने हाल ही में 53 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है सिल्वर मेडल, कांस्य पदक, सॉरी, कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और कहाँ पे जीता है? वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और कहाँ पर संपन्न हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप? सर्बिया बेलग्रेड में संपन्न हुई है। और इसी के साथ इन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अंतिम पंघाल, जो कि 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी से रिलेटेड है, और कांस्य पदक इन्होंने जीता। इसी के साथ ये सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नाउ आप ये क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ सकते हैं और इनके आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।